नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र सिविक्स, यानी कि ये क्लास 10th का होगा सिविक्स नागरिक शास्त्र, जो कि बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड के आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एक्सरसाइज 3 है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। सबसे अधिक पूछे जाने वाले बोर्ड में यही सब प्रश्न है और यही सब प्रश्न बोर्ड में दिया जाता है। तो वीडियो को अच्छा से ज़रूर देखिए और अच्छा समझिए ज़रूर, ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाना आसान हो। और वीडियो जब तक अच्छा से नहीं देखिएगा तब तक नहीं समझ पाएगा, और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि भारतीय किसान यूनियन का मुख्य मांगे क्या है, यानी कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांग क्या है वो लिखना है आपको। तो कहता है कि भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित की रक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करता रहता है। यानी कि किसान जो है, भारत के किसान, वो भारत के किसान के हित के लिए यूनियन किसानों ने समय समय पर उनके मांगों के लेकर आंदोलन करते हैं। इसका मुख्य मांग होता है किसानों के सस्ती दरों पे बिजली, यानी कि किसानों के सस्ती दर पे बिजली होना, तब तो वो बिजली सस्ती दरों के बिजली का उपयोग करके वह खेत में पानी दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद खाद और बीज की आपूर्ति करना, कृषि उत्पादनों के लिए उचित मूल्यों की व्यवस्था करना, यानी कि कृषि को जो उत्पादन होगा वो उचित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि हम लोगों को सामान बिका जाए। और किसानों की ऋण माफ़ आदि, यानी कि किसान जो ऋण ले लेता है और उस किसान को घाटा लग जाता है, उनका ऋण माफ़ कर देना चाहिए। ये जो आंदोलन है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसानों के मुख्य मांग गन्ना के वृद्धि तथा सस्ती बिजली की आपूर्ति के लिए हुआ था। यानी कि ये आंदोलन जो है सबसे अधिक पश्चिम उत्तर प्रदेश व हरियाणा के किसानों के मांग था कि गन्ना की कीमत बढ़ाया जाए और सस्ती बिजली प्राप्त किया जाए। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि राजनीतिक दल को परिभाषित दे। सामान्य तथा सामाजिक दर के आशय ऐसे व्यक्ति के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति का एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जिससे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीति तथा कार्यों का तय करना। यानी कि राजनीतिक दल का परिभाषा में कहा गया है कि सामान्य राजनीतिक दल का आशय होता है कि वैसे व्यक्ति जो एक समूह का हो और वह सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित है तो इसे ही राजनीतिक दल कहते हैं। यानी कि उसका काम जो है राजनीतिक दल से संबंधित होगा तो वह राजनीतिक दल कहलाएगा। किसी भी राजनीतिक दल की व्यक्ति का समान उद्देश्य की प्राप्ति कर एकजुट होते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वह मतदान लेगा, चुनाव लड़ना और नीति एवं कार्यक्रम का करना। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे दल जिसका अस्तित्व पूरे देश में है, यानी कि राष्ट्रीय दल वैसा होता है जिसका अस्तित्व पूरे देश में है, यानी कि पूरे केंद्र में हो, सिर्फ राज्य में या पंचायत या जिला आदि में ना हो, यानी कि पूरे देश में हो। इस कार्यक्रम एवं नीति के राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, यानी कि इनका जो कार्यक्रम एवं नीति होता है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है। इनकी इकाई राज्य स्तर पर होता है, इनकी इकाई जो है वो राज्य स्तर पर होता है। इन्हें राष्ट्र राजनीतिक दल कहते हैं, इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों 6% यानी 6% प्राप्त करते हैं के लिए
किसी राज्य या राज्य से लोकसभा में कम से कम 4 सीट पर विजय होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष विपक्ष के अवगत कराते हुए जनता के समक्ष बेहतर विकल्प पेश करता है। जनमत निर्माण की इस प्रक्रिया में जनता को निर्णय लेने में सुविधा होते हैं। राजनीतिक दलों के अभाव में चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुनाव या राजनीतिक दल का जरूरी संबंध है, इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण हैं। तो अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून क्या है, तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। तो इनका आंसर यह है कि विधायकों एवं सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में एक दल बदल संशोधन कानून बनाया गया। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल से प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर अन्य दल में जाना चाहता है तो उसे अपना सीट गंवाना होगा। यह दल बदल भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा का एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया है। यानी कि कहता है कि विधायक और सांसदों के लिए ये दल बदल कानून को रोकने के लिए संविधान के द्वारा ये कानून चलाया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि अगर कोई विधायक या राजनीतिक जिस चीज़ जहाँ से निर्वाचन हो रहते हैं वो जगह छोड़कर अगर वह किसी अन्य दल में जाना चाहता है तो उसको अपना सीट से गंवाना होगा, अपना सीट छोड़ना होगा, उसके बाद ही किसी अन्य सीट में जा सकता है। तो ये जो है से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न कहा जाता है कि भ्रूण हत्या क्या है, क्या कानून इसे रोकने में सफल हुआ है। तो भ्रूण हत्या का तात्पर्य गर्भ में ही कन्या शिशु की गर्भपात द्वारा हत्या करना है। गर्भ में ही कन्या शिशु की गर्भपात द्वारा हत्या करना है। आज की वैज्ञानिक तकनीक द्वारा गर्भकाल के दौरान पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु कन्या है या बाल। यानी कि अभी के जो वैज्ञानिक तकनीकी है, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया मशीन है, जिस मशीन से गर्भ के अंदर ही पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। चूंकि अधिकांश दंपति लड़की की तुलना में लड़के को अधिक चाहते हैं, यानी कि अधिकतर व्यक्ति जो हैं वो लड़की की तुलना में लड़का का अधिक चाहते हैं, अधिक खोजते हैं। अतः वे गर्भ में ही कन्या का गर्भपात द्वारा हत्या करवा देते हैं और इसी कारण से वो गर्भ में ही मशीन द्वारा चेक कराकर कन्या का हत्या करवा देते हैं। इसे ही भ्रूण हत्या कहते हैं। अगला कहता है कि भारत में भ्रूण हत्या का विरोध कानून अधिक सफल नहीं हो पाया है। अधिक सफल नहीं हो पाया क्योंकि इस कानून के कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि यह कानून को कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। दूसरा कि भ्रूण हत्या जनता के मान्यता एवं विश्वास से संबंधित है, जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। ये भ्रूण हत्या पुरुष प्रधान समाज के मानसिकता का प्रतीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियां का वर्णन करें। तो राजनीतिक दल के निम्नलिखित चुनौती हैं। नंबर 1 में दिया गया कि दोनों दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव के कारण बहुत सारे नेता अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। यानी कि दलों के अंदर जो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, आंतरिक में जो लोकतंत्र होना चाहिए दलों का अंदर, वो लोकतंत्र नहीं होता, जिसके कारण बहुत सारे नेताओं अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। दलों में वंशवादी उत्तराधिकारी का चलन बढ़ गया है। यानी कि दल में जो है वंशवादी उत्तराधिकारी का चलन बन गया। वंशवादी का मतलब कि जो रहता है पहले नेता, उसके बाद भी उनके ही कोई रिश्तेदार या परिजन बनता है। इस दल का समक्ष नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रहता है। यानी कि इस दल से जो है जो व्यक्ति समक्ष होते हैं वो व्यक्ति भी
नहीं ले पाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि दल चुनाव जीतने के लिए धन एवं बल का प्रयोग से संलग्न है, यानी कि दल में चुनाव जीतने के लिए धन एवं बल का प्रयोग करते हैं। कोई रुपया खर्चा कर नोट पर वोट लेते हैं, कोई लाठी पर वोट लेते हैं। यह लोकतंत्र के विकास को रोकता है, यह लोकतंत्र के विकास को रोकता है तथा दल के अंदर अच्छे नेताओं का महत्व में कम करता है। अगला पॉइंट है कि आजकल दलों की विचारधाराओं में मामूली सा अंतर रह गया है, फैलता है कि जनता के लिए विकल्पों का चुनाव सीमित हो गया है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।